नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम कर रहे हैं अभी कक्षा 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें आज हमारा चैप्टर चल रहा है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ठीक है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, ये चैप्टर है 7 नंबर का, जिसका पार्ट फर्स्ट, यानी आज ही से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके ये चैप्टर्स हैं जो कक्षा 11 के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है 9, 10, 11, 12 चार जो कक्षाओं की एनसीईआरटी है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। चाहे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड टीचर्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, या तो फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देख लो, पुलिस वगैरह, लैब असिस्टेंट हैं, पीटीआई एग्ज़ाम्स हैं, और बहुत सारी सामने एग्ज़ाम आ रही हैं। ये टॉपिक आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और इतना और कि ये चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि जो पीछे के लेक्चर हैं मेरे, वो आप लगातार देखते रहें, मेरे साथ लगातार बने रहें, ताकि आपको आगे से आगे जो ये चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए, आपके क्लियर हो पाएँ। और यहाँ जो भी मटेरियल मैं ले रही हूँ वो मटेरियल काफ़ी सिलेक्टिव है। काफ़ी मेहनत के बाद में मैंने वही चीज़ें ली है जो कि आपको एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। ठीक है, आपका जो समय है काफ़ी कीमती, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये ध्यान रखा है कि एग्ज़ाम में कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, जबकि चैप्टर में काफ़ी भरा पड़ा है, बहुत लंबा जो मटेरियल है वो है, उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें ली है मैंने। आप यहाँ से मेरा लेक्चर देखने के बाद में एक बार चैप्टर बुक आपके पास है तो पढ़िएगा अच्छे से, फिर से आप एक बार लेक्चर देखिएगा। इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि आपको कभी कोई इनसे संबंधित, इन चैप्टर्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, एक आपसे बहुत छोटी सी मान लो या बड़ी मान लो रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो मनोबल है वो उच्च बना रहे और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और अच्छे अच्छे लेक्चर लाऊँ, ताकि आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम न रहे। तो ठीक है, इतनी ही बातें करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे आगे। भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, जो कि अध्याय नंबर 7 है, जिसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं आज हम। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम भू आकृति की। भू आकृति क्या होती है? देखिए, छोटे से मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं वो ही भू आकृति कहलाते हैं। आपको नाम देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है अदर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, बाकी बहुत छोटी सी बात है। जो भी भूखंड हैं छोटे से लेकर मध्यम आकार के, उन सबको हम भू आकृति कह सकते हैं। भूखंड बोले तो हम पर्वत, पठार, मैदान, ये चीज़ें जो हैं उनको भू आकृति बोल सकते हैं। अब दूसरा एक शब्द आता है भूदृश्य। ठीक है, अगर भू आकृति भूखंड है तो फिर भूदृश्य क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर क्या है, बहुत सी भू आकृतियाँ, वो भी कैसे, एक दूसरे से संबंधित हो, मिलकर भूदृश्य बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे हम भू आकृति रूपांतरण की। ठीक है, भू आकृतिक रूपांतरण की। तो देखिएगा, जलवायु संबंधित बदलाव व वायु राशियों के संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनताओं से या फिर प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती है। कि भू आकृति कॉन्सेप्ट यहाँ हमारी क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे सामने जो वर्ड है भू आकृतिक रूपांतरण क्या होता है, क्या भू आकृतियों में रूपांतरण। तो हाँ, समय समय पर जो भू आकृतियाँ हैं वो रूपांतरित होती जाती है और इनका जो विकास है वो भी होता जाता है। इसमें अगर हम देखें तो देखिएगा, जो जलवायु है, ठीक है, जलवायु का अंतर आ जाता है, कई बार किसी स्थान विशेष पर आता ही रहता है। ठीक है,
जलवायु संबंधी बदलाव या फिर वायु राशियों का संचलन। जैसे कि हम बात करें मरुस्थल की, कि जैसे 1 साल पहले आप मरुस्थल जैसलमेर में गए थे, वहाँ किसी स्थान विशेष पर कोई काफ़ी बड़ा टीला था, ठीक है। साल 2 साल बाद में फिर आपका विचार हुआ, फिर वहाँ चले गए, आपने पाया कि जहाँ बहुत बड़ा टीला था वो तो अभी वहाँ उस जगह पर्टिकुलर उस स्थान पर अब कोई टीला नहीं है, वहाँ एकदम समतल भूमि है। क्या हुआ फिर? ये वायु राशियों के संचलन के कारण हुआ। वायु राशियों का संचलन ऊर्ध्वाधर हो सकता है या तो फिर क्षैतिज हो सकता है, ठीक है। तो इनके कारण जो भू आकृतियाँ हैं उनकी प्रक्रियाओं की जो गहनता होती है, ठीक है, गहनता कितनी अधिक है, इससे ये प्रक्रियाएं स्वयं क्या है, परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरण हो जाता है भू आकृतियों में। तो ये भू आकृतिक रूपांतरण हुआ कि किस प्रकार से इनमें रूपांतरण होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका अभिप्राय ये होता है कि एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जा सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब जो हम देख रहे हैं, रूपांतरण वाली जो चर्चा कर रहे हैं, इसका जो सीधा सा अभिप्राय है वो यही है कि कोई भी स्थल रूप है उसका विकास होता है, उसका विकास को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। जैसे कि इसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं से की गई है, कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। स्थल रूप कभी युवावस्था में था, फिर वह प्रौढ़ावस्था में आया और फिर वह वृद्धावस्था में चला गया, ठीक है। तो इन उसका जो विकास का जो टाइम पीरियड होता है उसको 3 अवस्थाओं में हम देखकर बांट कर हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भू आकृतियों के विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। हमारे सामने जो भू आकृतियां हैं उनका विकास जो हुआ है, उनके लिए जो पहलू हैं, जो कारक हैं, 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके, ध्यान रखना कौन कौन से? अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है। अपर्दन और निक्षेपण को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपर्दन से होता है। सबसे पहली बात, भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपर्दन। भू आकृतिक कारक कौन से होते हैं? वायु, जल, ये सब, ठीक है। वायु, जल, हिम, जो समुद्री धाराएं, ये सब जो होते हैं वो भू आकृतिक कारक होते हैं। तो भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपर्दन से भूतल पर परिवर्तन होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों और नीचे स्थल रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है, ठीक है। दोनों की चर्चा आ गई, अपर्दन और निक्षेपण की। आपको पता ही है कि अपर्दन का जो परिणाम होता है वो निक्षेपण होता है, ठीक है। अपर्दन यानी किसी भी स्थान से किसी मटेरियल को अपर्दित करके दूसरे स्थान पर उसको लास्ट अंत में निक्षेपित करना निक्षेपण कहलाता है। यानी अपर्दन का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? निक्षेपण हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के मिले जुले रूप से जो भू आकृतियां हैं उनका विकास होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे कार्य करती है और उनके परिणाम द्वारा ही मापा या देखा जा सकता है। पता नहीं लगता, हम देख के नहीं बता सकते कि इस अमुक जो भू आकृति प्रक्रिया है उसका क्या विकास हो रहा है क्या, लेकिन उसके परिणाम को माप कर हम बता सकते हैं कि इसका विकास हुआ है। परिणाम बोले तो उनका परिणाम जो है वो स्थल रूप या उसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। जो भी स्थल रूप की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या है, उसी के द्वारा उसके परिणाम का पता लगाया जाता है। प्रत्येक कारक के द्वारा कई प्रकार के स्थल रुद्ध विकसित होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कारक की बात कर रही हूँ जिसके बारे में चर्चा कर ली हमने। तो जो चट्टानों की संरचना, ठीक है, प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रुद्ध विकसित होते हैं, जो कि कहाँ या किस पर निर्भर होते हैं। ध्यान देना, चट्टानों की संरचना पर, ठीक है। वहाँ जो भी चट्टान जो है उसकी संरचना कैसी है, उसका प्रकार कैसा है, उसका मोड़ कैसा है,
जोड़ कैसा है, विभंगता कैसी है, कठोरता है, कोमलता है, पारगम्यता है, अपारगम्यता है, भ्रंश पाए जा रहे हैं, दरार पाई जा रही है या जोड़ पाए जा रहे हैं आदि सब पर निर्भर करते हैं कि वहाँ कैसा स्थल रूप विकसित होगा। ठीक है। कुछ स्वतंत्र नियंत्रक भी होते हैं। ये जो अभी हमने नियंत्रक देखे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी ऐसी जो कि स्थल रूप के जो विकास है उसको इन पर निर्भर होना पड़ता है। इनके अलावा कुछ स्वतंत्र नियंत्रक होते हैं, ध्यान रखना उनको भी, जो भी बहुत सारा योगदान देते हैं स्थल रूप के विकास में। तो देखिएगा कौन से हैं ये। एक तो फर्स्ट है समुद्र तल का स्थायित्व, ठीक है। नंबर 2 है भूतल का विवर्तनिक स्वरूप और नंबर 3 है जलवायु। ठीक है, हम तीनों के बारे में चर्चा हमने कर ली और आपको नॉलेज भी होना चाहिए क्या किस प्रकार एक जलवायु होती है जो भू आकृतियों को प्रभावित करती है, स्थल रूपों को प्रभावित करती है, या फिर विवर्तनिक स्वरूप होता है भूतल का, क्या वो भी ठीक है इसमें रोल निभाता है, या फिर समुद्र तल का जो स्थायित्वकरण है क्या उसके कारण भी। तो ये जो तीनों के तीनों हैं वो स्वतंत्र नियंत्रक होते हैं, ध्यान में रखना। अब कुछ मुख्य कारकों की बात करेंगे जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है। इस चैप्टर में जो भी कारक हैं उन कारकों की कंप्लीट हम चर्चा करेंगे और कौन से कारक कैसे कैसे स्थल रूप बनाते हैं वो सारी चर्चाएं हमने इस चैप्टर में करेंगे। जितना हो पाएगा इस लेक्चर में देख लेंगे, आगे जो या फिर जो बचेगा वो आगे के लेक्चर्स में कर लेंगे। तो सबसे पहले जो लिया है वो प्रवाहित जल को लिया है। ठीक है, प्रवाहित जल की बात करें तो देखिएगा प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं, ध्यान में रखना। प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं, कौन कौन से 2 तत्व होते हैं प्रवाहित जल के। एक तो होता है धरातल पर परत के रूप में, ठीक है, एक तो धरातल के ऊपर परत के रूप में, और नंबर 2 जो है वो है नंबर 2 पे है कि रेखीय प्रवाह। ठीक है, कौन सा? रेखीय प्रवाह। अब हम चर्चा करेंगे कि रेखीय प्रवाह और ये धरातलीय परत के रूप में जो जल पाया जाता है वो कैसे क्या कार्य करते हैं। तो देखिएगा पहली बात रेखीय प्रवाह की बात करें तो घाटियों से नदियों सरिताओं के रूप में ये जल बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित जो अधिकतर अपरदित स्थल रूप होते हैं वो ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की युवावस्था से संबंधित होते हैं। रेखीय प्रवाह की बात करें तो सबसे मुख्य जो नाम आ जाता है वो नदी कहा जाता है, और ढाल के अनुरूप नदी के द्वारा जो आक्रामक युवावस्था से संबंधित उसका जो बहाव होता है उसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, स्थलगत जो प्रवाह होता है उसकी बात करें तो ये परत अपरदन के कारण होता है, और परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि देखिएगा आर्द्र प्रदेशों से प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक होता है। ठीक है, प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला, और नंबर जो 2 है वो रेखीय प्रवाह है। ठीक है, जो कि घाटियों और नदियों और सरिताओं के रूप में बहता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव होता है। बात हो रही है अब जो रेखीय प्रवाह है उसकी, तो देखिएगा प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें अधोमुखी कटाव होता है। ठीक है, यानी गहरा जो कटाव होता है वो गहरा होता है शुरू में, जिससे जलप्रपात, सोपान जलप्रपात आदि जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, और मध्य अवस्था में फिर धीमा कटाव करते हुए घाटियों के पार्श्व यानी दोनों साइडों से अपरदन अधिक होने लग जाता है मध्य अवस्था में। इस प्रकार अंत में घाटियों के किनारों के जो ढाल होते हैं वो मंद होते जाते हैं और मैदान जो होता है पूर्णतः समतल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं अंत में, तो उन्हें मोनाड नोक कहते हैं। जैसे कि ये नदी बह रही थी और ये अंत में धीरे धीरे समतल मैदान के रूप में बदल गई,
कहीं कहीं आपको छोटे छोटे अवशेष चट्टानों के दिख रहे हैं, तो इनको बोल देते हैं अपन मोनार्ड नोक। ठीक है, मोनार्ड नोक। नदी अपरदन के द्वारा बने ये जो मैदान होते हैं इनको बोलते हैं संप्रदाय मैदान या फिर पेनी प्लेन। ध्यान में रखना, मैदानों को क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन भी कहा जाता है। ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है। ये संप्रदाय नहीं, ये संप्राय मैदान है। ठीक है, संप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन। ये हो गया प्रवाहित। अब आगे देखिएगा, प्रवाहित जो जल होता है उससे निर्मित 3 अवस्थाएं होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जीवन से तुलना करते हुए इनको भी 3 अवस्थाओं में बांटकर पढ़ा जाता है, इसके विकास को देखा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे युवावस्था पर। तीनों कौन कौन सी है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जिसमें युवावस्था की अगर हम बात करें तो देखिए, इस अवस्था में नदियों की संख्या कम होती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ नदियाँ अधिक नहीं होती है, कम होती है। जो होती वह है वो उथली होती है। ठीक है, उथली यानी गहराई इनकी काफ़ी कम होती है। अगर वो घाटी में गिरती है, ठीक है, पर्वत से नीचे उतरती है, घाटी में गिरती है तो वी आकार की घाटी बनाती है। ध्यान में रखना, वी आकार की घाटी बनाती है, जिसमें बाढ़ का मैदान लगभग अनुपस्थित होता है युवावस्था में। और जो जल विभाजक होते हैं, जल विभाजक के बारे में हमने चर्चाएं की है, यानी कि 2 जो विस्तृत जो जल बंटवारे का मतलब जो जल के सोर्स हैं उनको अलग अलग दिशाओं में विभाजित करने वाला जो भूभाग होता है उसकी चर्चा हो रही है। तो जल विभाजक जो होते हैं वो अत्यधिक चौड़े और समतल होते हैं। ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प होती है। ठीक है, विसर्प यानी ऐसे कुछ। और विसर्प जो होते हैं अंततः ऊंचे धरातलों से में गंभीरभूत हो जाते हैं और जल प्रपात व सिप्रिकाएँ बनती है। ठीक है, ये युवावस्था की बात हो रही है। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है ध्यान रखना आप। जल प्रपात और सिप्रिकाएँ बनती है, विसर्प भी होते हैं ऊंचे धरातल पर, और जो ऊंचे धरातलों पर विसर्प होते हैं वो गंभीरभूत होते हैं। गंभीरभूत अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये जो विसर्प बनते हैं यहाँ पर जो अत्यधिक अंदर की तरफ जो कटाव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गंभीरभूत। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम दूसरी अवस्था की, जो कि प्रौढ़ावस्था है। नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर मात्रा जल की जो है वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि सहायक नदियाँ यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगी आकर नदियों में। घाटियाँ भी वी आकार की ही होती है, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी रहता है, स्पीड भी तेज़ होती है, तो जो घाटियाँ बनती है वो वी आकार की होती है, लेकिन गहरी होती है। ठीक है, इसके युवावस्था के बजाय यहाँ जो घाटियाँ होती है वो गहरी होती है। विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जबकि युवावस्था में ये लगभग अनुपस्थित थे, जिसमें घाटी के भीतर नदी विसर्प बनाती है। ठीक है, घाटी के भीतर नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है और जल प्रपात और सिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती है। ठीक है, जबकि उसमें बन रही थी और यहाँ जलप्रपात लुप्त हो गए। वृद्धावस्था की अगर हम चर्चा करें तो वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ वापस यहाँ कम हो जाएगी। ठीक है, सहायक नदियाँ यहाँ कम हो जाएगी, ढाल यहाँ पर बिल्कुल मंद हो जाएगा। विस्तृत बाढ़ के मैदानों में जो बहती हुई नदियाँ हैं वो विसर्प, प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील बनाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। गोखुर झील किस अवस्था का जो ये है कार्य है, प्रक्रिया है, वो वृद्धावस्था का है। गोखुर झील देखिएगा, ये अपनी नदी आ रही है। ठीक है, इसने विसर्प बनाया और वापस यहाँ से होकर निकल गई। कुछ दिनों बाद हमने पाया कि कोई भूगर्भ में विवर्तनिक हलचल हुई है। हमने पाया कि कोई जलवायु के दौरान यहाँ से कटाव हुआ है।
या कैसे भी। तो यहाँ पर जो ये जो धरातल है यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ है, इसको हम मतलब यहाँ से निक पॉइंट भी बोला जाता है। और नदी ने वापस अपना सीधा रास्ता ले लिया, ठीक है। और जो यहाँ से घूम कर आ रही थी उसको अपने स्थान पर छोड़ दिया और नदी जो है वापस अपने स्थान पर बहने लग गई। या तो उसमें विवर्तनिक हलचल के कारण धरातल नीचा धंस गया, या फिर उसकी जल की मात्रा है वो अधिक बह गई, बढ़ गई और उसकी स्पीड बढ़ गई। कैसे भी करके नदी का जो रास्ता है वो वापस अपने पुराने स्थान पर लौट गया। और जो विसर्ग बना हुआ था, जो झील, इसका कटाव, ये अलग हो गई नदी से। और यहाँ पर जो जल भरा हुआ था या फिर वर्षा के कारण या किसी दूसरी छोटी नदी के कारण यहाँ जल भरा रहता है, इसको बोलते हैं हम गोखुर झील, ठीक है। ये क्या है? गोखुर झील। गोखुर झील इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गाय के खुर के समान रह जाएगी, ठीक है। ऐसे करके कुछ गाय का जो आगे का खुर होता है उसके हिसाब से तो इसको गोखुर झील नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि झील और दलदल पाए जाते हैं, वृद्धावस्था की ये विशेषताएं हैं। गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध, ध्यान रखना, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, नदियाँ विसर्ग बनाती है, झील बनाती है और दलदल पाए जाते हैं। ये हो गई वृद्धावस्था की। तो आज के लेक्चर में ये इतना काफ़ी है। अगला जो बचा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से देखना आप, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आगे का जो भी बचा है पार्ट, अपरदित स्थल रूपों के बाद जल गर्तिका वगैरह, ये नदी वेदिकाएँ, हम सब अगले लेक्चर में इनको देखते हुए चलेंगे। आज इतना ही करेंगे। आप लगातार जो हैं मेरे साथ बने रहें। और ठीक है, आज इतना ही। आगे का जो भी बचा है वो कल का रखेंगे हम। तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।